हिंदुस्तान के पार्टीशन की कहानी सुनाई तो बहुत लोगों ने, अपने अपने वर्जन सुनाए हैं, अपने अपने और पिछले इतने सालों से हम अलग अलग लोगों की से सुनते हैं कि नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, देश का बंटवारा हो गया, अंग्रेज़ ऐसे हो गए, या ये भी सुनते हैं कि हमको आज़ादी तब ऐसे मिल गई थी, वैसे मिल गई थी। आज़ादी की बहुत भारी कीमत चुकाई हमने, बंटवारे की कीमत चुकाई है। और पहली बार एक सीरीज़ के फॉर्म पर फ्रीडम एट मिडनाइट सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है। 7 एपिसोड जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि खून से सनी हुई आज़ादी, देश में बटे हुए बॉर्डर, और उस कहानी को बहुत बखूबी निखिल आडवाणी ने किया है। सर, वह बहुत मुश्किल कहानी थी जी, बहुत बहुत मुश्किल कहानी जी। पहले थैंक यू, जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया आपने, बहुत ही ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू हियर। जो भी देखते, जो भी शो देखते, जो भी एपिसोड देखते, ये एहसास हो जाए कि मतलब जो हमने कोशिश की करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक सर जी 75 में जी वो बुक आई फ्रीडम एट मिडनाइट, जी और पिछले ऑलमोस्ट 49 साल में वो पहली फैक्चुअल बुक थी। हालांकि पॉप फिक्शन टाइप की लगती है, जी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी जी और वो पहली ऐसी बुक है जिसमें फैक्ट्स को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं उठा जी। सकता। हालांकि उसमें थोड़ा वो वर्जन है, पर्सपेक्टिव पे सवाल उठती है, हाँ, फैक्ट्स पे सवाल नहीं उठते। फैक्ट्स पे कभी सवाल जी नहीं उठते क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट हैंड जी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें। उस कहानी में बहुत कुछ ऐसा था जो जहां आपने उसको उसको अडॉप्ट करना जी सीरीज के, जी ये बहुत मुश्किल टास्क था। जी। क्या है, क्योंकि ये बुक नॉट ओनली मेरी फेवरेट बुक थी, दानिश खान जो सोनी लिव के जो हेड है और शौकतो, उनकी भी फेवरेट बुक थी। जब दानिश खान, मैंने बाद में सुना कि जब दानिश खान आए थे सोनी लिव में, ही आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये इस बुक की राइट्स कैसे मिल सकते हैं। तो वो तो 10 साल से ज़्यादा मेरे आने से पहले वो बनाना चाहते थे। अच्छा। और जब हमने रॉकेट बॉयज़ बनाए, हाँ। तब उनको समझ में आया, एहसास हुआ कि ये बन सकती है। कि क्योंकि हमने भी रॉकेट बॉयज़, अभय ने, जो मेरे जो एसोसिएट थे मुंबई डायरीज़ में, जब उन्होंने क्रिएट और डायरेक्ट किया रॉकेट बॉयज़ को, तो उनको तब मेरे ख्याल से सोनी का समझ में आया कि यार ये जो है वो ये कंपनी और ये लोग और ये बजट में बन सकती है। बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो बुक इतनी, जैसे आपने बोला, थोड़ा पल्पी बुक है, हाँ, पर फिर भी मतलब मज़ेदार बुक है। मजेदार बुक है, करेक्ट। रेफरेंसेस तो यू डोंट, हाउ डू यू नॉट डू अ डिससर्विस टू द बुक, यस, इज द क्वेश्चन। क्या कभी कभी आप एक बहुत ही कमाल की बुक लेते हो और वो बन नहीं पाती, ट्रांसलेट नहीं होती है स्क्रीन पे। तो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई थिंक दैट व्हेन वी मेड रॉकेट बॉयज, दे रियलाइज कि ये बन सकती है, ये हो सकता है। और आपने, और ये बुक के साथ जब मैंने, चूंकि मैंने बुक किताब भी पढ़ी और मैंने पूरी सीरीज भी देखी, तो हम सरदार पटेल को हम जिस तरीके से पोर्ट्रे होते हुए देखते हैं, हम नेहरू को जितना ट्रोल होते हुए देखते हैं, हम गांधी के पर्सपेक्टिव और उनके नज़रिए पे जितने सवाल उठते हुए देखते हैं, ये सीरीज़, मैं आपको एक सीन बताता हूँ जो मेरा फेवरेट सीन है। जब गांधी वायसराय हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना तैयार हो रहे, अरे वो गांधी को लेकर वो ड्रेस चेंज कर रहे हैं और वो पागल हो जा रहे हैं। एक लाठी से लाठी लेकर चलते हुए पतले दुबले आदमी के सामने क्वीन विक्टोरिया के ग्रेट ग्रैंडसन, वो उनका हड़बड़ाना उस आदमी की शख्सियत की गवाही देता है। ऐसा पोर्ट्रेयल करना और इस तरीके से दिखाना, और जो आजकल पॉपुलर नहीं है, जो लोग एक्सेप्ट, उनको बहुत सारे लोगों के विजन में नहीं है, ये एक दमदार काम था, हिम्मत जरूर चाहिए थी इसके लिए। क्योंकि मैं चाहता था कि पहली चीज़ है, जो जिन्होंने देखा है और जिन्होंने मुझे मैसेजेस दिए, जो भी बहुत सारे जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं और ये कर रहे हैं कि मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दीज पीपल वेंट थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रेशर,
क्योंकि क्या है कि 1977 ईयर्स के बाद 1947 में जो हुआ, अब जब हम लोग 2024 में बैठते जो सोचते, तब हमें लगता है कि यार उनको ये ऐसा भी कर सकते थे। रेट्रोस्पेक्ट इज वेरी पावरफुल टूल। उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास आज है। उस टाइम पे उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं था। वो उनको ये पता नहीं था कि मतलब जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे का स्पीच दिया, सुरावड़ी वहाँ पे कलकत्ता में बैठ के वो सोच रहा था कि मैं कैसे दिखाऊं दुनिया को कि असली मुसलमान लीडर मैं हूँ। मैं हड़ताल, सबसे बड़ा हड़ताल कलकत्ता में होगा, बंदोबस्त होगा, पुलिस बाहर नहीं आएगा। उनको पता नहीं था ये सब। सो इट्स वेरी इजी। सो मैं ट्राई कर रहा था कि आपको मैं उस वहाँ पे पहुँचा दूँ जहाँ पे आप देखो कि नेहरू जी और पटेल साहब, they were also human beings. They were taking the information and they were doing their own things. मैंने नेहरू जी को थोड़ा ऐसा दिखाया कि he is being torn by Gandhi and torn by सरदार, दोनों तरफ से उसको खींचा जा रहा है। मैंने पटेल साहब को, मैं बम्बई का रहने वाला मतलब लड़का हूँ, मेरे बहुत सारे गुजराती फ्रेंड्स थे, उनके फादर्स और ग्रैंडफादर्स वैसे ही थे, इमोशनलेस, काम करो, आगे बढ़ो, डिलीवरी दो, जस्ट डिलीवरी दो। एंड आई फेल्ट कि यार दिस इज व्हाट ही शुड बी। ही इज राइट नाउ ऐसा आ गया कि वो बहुत थक चुके हैं। भेज दो उसको, चाहिए भेज दो उसको, पाकिस्तान चाहिए देते हैं, दे दो, अब छुटकारा पे, मुझे जिन्ना से मुक्ति चाहिए। एग्जैक्टली करेक्ट। द ओनली पर्सन हु आई डिड नॉट वांट टू मेक इनटू अ ह्यूमन बीइंग एंड इनटू रिमेन एज द महात्मा वाज द महात्मा। जब वो बात करेंगे सब चुप हो जाएंगे। सत्य के सिपाही कब से सत्ता पे लड़ने लगे सरदार। क्या हमें वो एक कदम अपने आत्मा को कुचल के लेना पड़ेगा? वो मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि पहले लाशें गिने जाती है, फिर सीटें गिने जाती है। चुप। मेरा ये दिमाग था जब गांधी बात करेगा, जब महात्मा गांधी बात करेंगे, वो और कोई बात नहीं कर पाएगा। और ये जो डायलॉग्स है, मुझे फ्रीडम एट मिडनाइट में जो आपने डायलॉग्स लिखे हैं, ये सलीम जावेद स्टाइल डायलॉग करेक्ट है मुझे। मेरा वही मतलब ऐसा असर करता है कि आप अपने अंदर झंझना जाते हो। मतलब ये कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि सलीम जावेद साहब यही है। आजकल भी हम लोग जब बात करते, कभी कभी इट्स बिकम आवर, हमारा एक ये हो गया ना कॉमन, यार मेरे पास माँ है। कहाँ से आ गया वो? इट इज इन आवर हेड्स, राइट? कितने आदमी थे? हाँ, वो 3 थे, वो 2 थे और तुम 3। और यहाँ हिंदुस्तान वो दीजा कर। तो मैंने डिसाइड किया, जब मैंने दिव्यानिधि शर्मा को बोला, मेरे को याद है हम लोग मीटिंग ऐसे रूम में मीटिंग कर रहे थे, और मैंने ही सेड दैट यू नो वी हैव टू टॉक अबाउट द पीरियड एंड दिस एंड दैट, और गांधी, आई वांट टू हियर द स्पीचेस ऑफ गांधी। मुझे सरदार पटेल के स्पीचेस सुनना है, मुझे जिस तरह से नेहरू जी बात करते वो ऐसे कुछ नहीं, मुझे सलीम जावेद के डायलॉग्स चाहिए। अच्छा, ये ब्रीफ था, मेरा ब्रीफ था उनको, मुझे सलीम जावेद के डायलॉग्स चाहिए। मैंने देखा था एक शो स्कैम, करेक्ट, हंसल मेहता का शो, और मैंने खुद एक शो बनाई थी रॉकेट बॉयज। मुझे लगता था कि रॉकेट बॉयज और स्कैम में एक बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था डायलॉग। स्कैम के डायलॉग सब लोग जानते हैं और उनको याद आते हैं। इंडियन ऑडियंसेस डायलॉग पसंद करते हैं, डायलॉग बाजी पसंद करते हैं। वो मीम्स में वो लोग डायलॉग के पीछे ये करते हैं। तो मैंने दिव्यानिधि को बोला कि, उसने बोला कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट महात्मा गांधी इज स्पीकिंग दीज लाइन्स। ऐसे मुझे यही लाइन्स चाहिए, ऐसे ही चाहिए मुझे। ये कन्वेक्शन है बॉस आपका। और मुझे ये जानना है, जब आप नेहरू और एडवीना शिमला में दिखा रहे थे, वो एक ऐसी लकीर थी जी, जरा सी इधर से उधर हो जाती जी। आपने वो उस लकीर को बहुत ना क्रॉस किया, ना आपने उसको बहुत खूबसूरती के साथ आपने इंडिकेट भी कर दिया कि इसके बारे ये होती है, दोस्ती के बारे में बात होती है, और आप आगे भी नहीं बढ़े। ठीक है, तो सब मैसेज आ गए। तो ये बारीकी कहाँ से आती है? वो एक्चुअली क्या है, वो बुक का पर्सपेक्टिव है। करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, वो बुक का पर्सपेक्टिव। और तो मैंने सोचा कि मैं अगर थोड़ा बहुत इधर उधर जाऊंगा ना, लोग या तो बोलेंगे ये नेहरू जी ऐसे ही थे, या लोग बोलेंगे कि वेयर इज द प्रूफ दैट दिस वाज दिस। तो मैंने आई फॉलो द बुक। एडवांटेज ये बुक जो है, बुक वाज कमीशन बाय लॉर्ड माउंटबैटन, जो अपने पत्नी के बारे में ऐसे उसने लिखा। तो आई जस्ट इन द बुक इट इज रिटन दे हैड अ फॉन्डनेस फॉर ईच अदर।
राइट, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे वर फॉन्ड, मैंने उसको फॉलो किया। अच्छा, और मुझे एक चौरी चौरा कांड याद आता है, गोरखपुर वाला वो सीक्वेंस जहाँ असहयोग आंदोलन पूरा चल रहा था, और वहाँ जहाँ मोतीलाल नेहरू और जिन्ना ये कह रहे थे कि नहीं यार इसको कंटिन्यू करने देते हैं चौरी चौरा कांड के बाद भी, और महात्मा गांधी ये फैसला करते हैं कि ना, ये एंड है, ये संहार जो है वो, तो एक आदमी महात्मा कैसे बनता है और इतने बड़े फैसले कैसे ले सकता है, तो वो सीन को क्रिएट करते समय क्या रेफरेंस था? क्योंकि क्या है ना, आई टेल यू समथिंग, जितना भी मैंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, और जो दिग्गज एकेडमिशियंस है जो गांधी के बारे में उन्होंने पीएचडी किए, 4 पीएचडी के लोगों ने कभी किए सिर्फ उनके बारे में, उनका ये कहना था कि फॉर हिम इट वाज नॉट अबाउट थ्रोइंग आउट द ऑपरेसर जो ब्रिटिश थे, इट वाज नॉट अबाउट ओनली द इंडिपेंडेंस, उसका ये था कि इंडिपेंडेंस कैन नॉट कम एट द प्राइस ऑफ डूइंग रॉन्ग, वी कैनॉट बी राइट, वी कैनॉट बी रॉन्ग, वी हैव टू ऑलवेज बी राइट। हमें दुश्मन को हराना नहीं है, जीतना है। हाउ कैन अ पर्सन से दिस, राइट? अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, हम लोगों ने रॉकेट बॉयज भी बनाया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि नेवर विल देयर एवर बी अ पर्सन लाइक हिम टू वॉक ऑन द अर्थ अगेन, दैट इज महात्मा गांधी, एंड वी आर फॉरगेटिंग that in our times 77 years before a god was on this planet, he is a god, महात्मा है वो, लोग ऐसे ही नहीं महात्मा बोल किसने आपको पता है, मतलब बहुत बड़ा ये है उसमें, the title महात्मा was given to him by Rabindranath Tagore, yes, you know, so it's not and and Thakur Da was a very big man and he has given this title, so I just felt कि उसको हम कुछ our job was to protect the enigma of Mahatma Gandhi. I'm not joking. दानिश खान, myself, शौगतो would only talk. लोग कुछ भी बोल सकते, नेहरू जी के बारे में कुछ भी बोल सकते, सरदार के बारे में कुछ भी बोल सकते, जिन्ना के बारे में तो बोलो, कुछ भी बोल सकते, महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत, और ये शिकायत सिर्फ मेरी नहीं, जितने लोगों से मैंने बात की, हम रिव्यूज़ करवाते हैं ऑडियंस का भी, कहे बाबा ये जो 3 जून 1947 पे जाके छोड़ी है कहानी, ये बेरहमी है जी, ये बेरहमी है। सेकंड सीजन 2 है सर। तो ये कहाँ, ये कब, क्या सीजन 2 शुरू हो जाएगी? शूट हो चुकी है या आप ऑलरेडी हो चुकी है? ओके, शूटिंग तो मतलब इंतजार बहुत ज़्यादा नहीं करना, मतलब अगर शो माइंड ब्लोइंगली पॉपुलर हो जाएगी, हाँ, तो और भी इंतजार करना पड़ेगा, अगर ठीक नहीं होता तो कम इंतजार करना पड़ेगा। तो जब मैं दानिश सर को भी पूछता हूँ कि कब करें, कैसे करें, उसका ये है कि तू पोस्ट कर, एडिट कर, पोस्ट कर और डिलीवर करना, रिलीज करना मेरे ऊपर छोड़ दे। एक सवाल और पूछूंगा बाबा, ये बताइए, ये पीरियड जिस बजट में आपने काम किया जी, और जिस तरह से सेट आपने डिजाइन जी, किया है, जी, मैं सेट विजिट के टाइम पे भी आया था जी, जी, ये कैसे, मतलब ये रॉकेट बॉय से, और आपने तो ये तीसरी एमी से तीसरी पीरियड चीज़ है जी, ताज, रॉकेट बॉय, एम्पायर, रॉकेट बॉयज, और एंड ये कैसे इस बजट में कैसे डिलीवर करते हो आप? ये मतलब हम लोग बहुत प्रेप करते हैं, बहुत प्रेप करते, और मैं बहुत ही लकी हूँ दैट जो 400 लोग मेरे साथ जो एक खाई है, डायरेक्टर का काम है कि एक खाई है, आप गिरोगे तो आप मर जाओगे, मैं 400 लोगों को बोलता हूँ मेरे साथ जंप करो, और मैं उनको ये दिलासा देता हूँ कि पैराशूट खुल जाएगा। दिलासा देते हैं, पैराशूट खुलता भी है, खुल जाएगा, हाँ। आप फिक्र मत करो, खुल जाएगा, हम लोग लैंड करेंगे, पर हम लोग सेफली पहुंच जाएंगे, एंड दे जंप। So I'm very lucky that I have a lot of very good people who trust me and follow me and say, when I say कि ऐसा करेंगे, उसको ऐसा करेंगे, don't worry about this, जिन्ना के सिर्फ हम लोग 20 सूट बनाएंगे, लोगों को लगेगा कि 200 सूट बने, don't worry about it। और जो आपने किया है वो कमाल किया है, और एमी से जो आप कर रहे हो, जो सीरीज़ ला रहे हो वो कमाल ला रहे हो, और इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए दम चाहिए।
इस सीरीज़ को देखना भी उतना ही ज़रूरी है। और ये सीरीज़ आपको बताती है कि आज जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं उसकी बुनियाद कितनी कितनी मेहनत से, कितनी कितनी ताकत से रखी गई है। देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच निखिल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।